नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और शिक्षा एवं मनोविज्ञान का पार्ट 1 हम लोग पिछले कक्षा में देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को देखेंगे, बस देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान का पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट, सीटेट या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ झारखंड में होने वाले आकलन परीक्षा के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न आपका आकलन परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखिए, आज पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करता है। आइए थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग कुछ लिख भी लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। तो इसका सही उत्तर जो हुआ वह हुआ सी। दूसरा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? द बेस्ट स्टेटमेंट कौन है? इसमें सबसे सर्वोत्तम कौन है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, चौथा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होते हैं, उसमें विशिष्ट योग्यता व क्षमता होती है। इसलिए शिक्षा बच्चों की विशिष्टता के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र जो होता है वह बालक होता है। इसलिए सही उत्तर जो होगा हमारा वह होगा बी। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। तथा उसके अनुसार ही
उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके, ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। तो हम लोग देखें कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है वह बालक होता है। आपको लगेगा कि अच्छा शिक्षक भी है इसका केंद्र बिंदु, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय, लेकिन जो सर्वोत्तम कथन है, सर्वोत्तम जो आपका केंद्र बिंदु है वह है बालक। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल है, ये चौथा सवाल है हमारा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चौथा सवाल ये है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा कथन है, कहिए कि जो सत्य कथन है वह है ए नंबर, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बाल शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। इसका हम लोग और बढ़िया से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं। जीन पियाजे का मत है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। और सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा। जीन पियाजे बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार कहना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये कभी कोटेशन ऐसा भी हो कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। किनका कथन है? तो ये जीन पियाजे का है। सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन है ये चुनना है।
तो इसका सही उत्तर होगा सी, विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसा है? विद्यात्मक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, न पूर्ण रूप से कला है और न पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। तो शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपने रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि इसको विद्यात्मक विज्ञान क्यों कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान को। तो थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग देख लिखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न पूर्ण रूप से विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षक अपने कला और कौशल से, अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है, अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है, विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि विद्यात्मक विज्ञान किसे कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किससे नहीं है ये पूछा गया है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है, क्योंकि ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध रखता है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सीखने का तरीकों का अध्ययन करते हैं। ये तीनों अध्ययन किया जाता है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता है, जबकि इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो संचार माध्यमों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो हल्का लिख लेते हैं। संचार माध्यम का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में ये तीनों का अध्ययन किया जाता है, संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता है। संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो मेरा आंसर इसमें होगा डी। यही शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी।
एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब उर्दू वर्ड है मकतब। तो मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, रात्रि शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर। तो मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मकतब का अर्थ होता है, मकतब का क्या अर्थ? मकतब का अर्थ होता है उस स्थान, मकतब का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, मकतब का अर्थ उस स्थान से है, उस स्थान से है जहाँ बालक को लिखना सिखाया जाता है। बालक को लिखना सिखाया जाता है। बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब, ध्यान दीजिएगा, मकतब किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। मकतब किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। मकतब की शिक्षा समाप्त करके, मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश लेते हैं। मदरसे में प्रवेश लेते हैं। तो मकतब क्या है? तो मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहां बालक को लिखना सिखाया जाता है। उसके बाद मकतब जो होता है वह किसी मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो गया कि मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब के बाद लोग मदरसे में प्रवेश लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? मैकाले का घोषणा पत्र, विलियम का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र या इनमें से सभी? तो भारतीय शिक्षा का अभिलेख कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। तो वुड के घोषणा के पत्र के बारे में थोड़ा जानें, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम लोग थोड़ा व्याख्या सहित इसका देख लेते हैं कि वुड का घोषणा पत्र क्या था, कब लागू हुआ। तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान या अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, ये डेट भी याद रखिएगा, 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कब? 19 जुलाई 1854 को। इस घोषणा पत्र में, इस
घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच कहा गया। ध्यान दीजिएगा, 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि का विवरण किया गया था। तो इसीलिए वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग को मित्रों समझ लेना पड़ेगा, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, हम लोग अभी समझ लेंगे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से ही किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। अब विकासात्मक अध्ययन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है विकासात्मक अध्ययन। तो विकासात्मक अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, एक मनोवैज्ञानिक विकासात्मक अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विकासात्मक मनोविज्ञान के, ध्यान दीजिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान के तीन लक्ष्य हैं। पहला है विकास का वर्णन करना। फिर है समझना, और तीसरा है अनुसरण करना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के तीन लक्ष्य हैं, विकास का वर्णन करना, समझना और तीसरा अनुसरण करना। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके व्यवहार का भी अध्ययन है, तो मित्रों आप समझ गए होंगे विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका इससे प्रश्न आ सकता है। तो हम लोग अभी सीखे
कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से ही किया जाता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल समझ गए। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो और लाइक बटन दबाएंगे तो मेरा उत्साह बढ़ता है कि यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र? तो आत्मा का प्रयोग जो होता था वह दर्शन शास्त्र में किया जाता था। हम लोग थोड़ा दर्शन शास्त्र पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि दर्शन शास्त्र है क्या। तो हम लोग इसका एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं ताकि इससे आने वाले प्रश्न को भी हम लोग बना सकें। तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। सामाजिक शास्त्र चेतना के रूप में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा के अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र में व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र में व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इससे प्रश्न आ जाए तो हम लोग अब बना लेंगे कि दर्शन शास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है। तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला लेबोरेटरी का निर्माण किया गया? कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बीने या वुडवर्थ? तो ध्यान दीजिएगा कि 1892 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया गया? तो वो मनोवैज्ञानिक थे आपका अल्फ्रेड बीने। तो सही आंसर आपका होगा तीसरा, अल्फ्रेड बीने ने 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबा लें। बेल आइकन्स दबाने से फ़ायदा होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो काइंडली आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ कर लें, और पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से
धन्यवाद।